मॉर्निंग स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन क्लास जो 12th है, उस 12th का चैप्टर नंबर 6 ले रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 6 है विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ के अंदर कुछ अपन पहले परिभाषाओं के बारे में क्या करेंगे जानेंगे। वो क्या है? पहली है हमारे पास संधि। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मिलना। जैसे ये कोई हमारे पास क्या है, बिंदु है। इस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक ये प्रतिरोध है R1, R2 और ये क्या है हमारे पास R3। 3 या किसी परिपथ के अंदर 3 या 3 से अधिक शाखाएं क्या होती हैं, मिलती हैं। जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? संधि। ये कोई परिपथ है। इस परिपथ के अंदर जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक जो शाखाएं हैं, इन्हें बोलेंगे बेटा शाखा। जिस बिंदु पर आपको क्या होती है, मिलती है, उसे क्या बोलेंगे? संधि कहेंगे। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, अधिक शाखाएं मिलती हैं, संधि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? संधि कहलाती है। संधि की परिभाषा क्या होगी? किसी विद्युत परिपथ, ये हमारे पास कोई विद्युत परिपथ है। उस विद्युत परिपथ के अंदर 3 या 3 से अधिक जो शाखाएं हैं, जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। संधि के बाद में हमारे पास एक आया है शाखाएं। शाखाएं क्या होती है? शाखा का मतलब होता है कोई भी विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में जिस में धारा का मान कैसा रहे, नी। जैसे मैं इस परिपथ के अंदर या जाल के अंदर कोई आई धारा प्रवाहित कर रहा हूं। क्या धारा प्रवाहित कर रहा हूं? आई धारा प्रवाहित कर रहा हूं। तो ये मान लीजिए वो बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया हमारे पास, ये बिंदु। तो ए से ओ तक या ए से ओ तक इस परिपथ के अंदर जो धारा का मान कैसा रहे, नियत रहे, वो क्या कहलाती है बेटा? शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? शाखा। तो किसी विद्युत परिपथ के जाल का शाखा मान, किसी विद्युत परिपथ किसी विद्युत परिपथ के जाल का वह भाग के
जाल का वह भाग, जाल का वह भाग जिसमें विद्युत धारा नियत रहती है, जिसमें विद्युत धारा नियत रहती है। विद्युत धारा क्या रहती है? नियत रहती है, शाखाएं कहलाती है। दोबारा देखिए बेटा, क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ होगा, उस विद्युत परिपथ में जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं होती हो, मिलती हो, क्या कहलाती है बेटा? संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि। अब उसी तरीके से संधि के बीच में एक आता है परिभाषा में शाखाएं। शाखाएं क्या होती है? तो किसी विद्युत परिपथ के जाल का वह भाग, किसी कोई विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ के जाल का वह भाग जिसमें विद्युत धारा का मान कैसा रहे? नियत रहे, क्या कहलाती है बेटा? शाखाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? शाखा। इसी तरीके से हमारे पास एक चीज आया है, लूप या पास। क्या है बेटा? लूप या पास। लूप या पास क्या होता है? विभिन्न चालकों, जैसे प्रतिरोध है, विभिन्न चालकों, विभिन्न चालकों, प्रतिरोधों एवं अन्य प्रतिरोधों एवं अन्य प्रतिरोधों एवं अन्य अवयवों से मिलकर बना बंद परिपथ लूप या पास कहलाता है। लूप या पास कहलाता है। दोबारा देखिए, विभिन्न चालकों के अंदर क्या है? प्रतिरोध है या अन्य कोई से भी अवयव है, उन अवयवों से मिलकर एक बना बंद परिपथ क्या कहलाता है? लूप या पास कहलाता है। जैसे ये हमारे पास कोई परिपथ है, इसमें प्रतिरोध ये हो गया हमारे पास R1, ये R2 हो गया, ये हमारे पास क्या होगी? एक बैटरी होगी। A, B, C, D, E और ये F। अब यहां पर मान लीजिए मैंने इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, और इसके अंदर धारा कितनी हो रही है? I2 प्रवाहित हो रही है। यहाँ टोटल जो धारा है कितनी है? I। यहाँ धारा कितनी थी? I थी। क्योंकि धारा हमेशा प्लस से किधर जाती है? माइनस की तरफ, लेकिन इसके अंदर हमने इस तरीके से क्या कर दी? धारा प्रोवाइड कर दी। अब देखिए, ये जो परिपथ बन रहा है, परिपथ कैसा बन रहा है? बंद लूप बन रहा है। बंद लूप क्या होता है कि यहां से C से चले अपन, C F E D C, ये क्या है? एक बंद लूप है। C D B A C, ये भी क्या हो गया? बंद लूप। तो इसे अपन क्या कहेंगे? लूप या बंद पास कहेंगे।
क्या कहेंगे, लूप या बंद पाथ। अब यहाँ पर अपन ने दो चीज पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमारे पास शाखा, एक संधि पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बेटा, संधि, दूसरी चीज पढ़ी थी शाखा। इस परिपथ के अंदर संधि में मैंने परिभाषा बताई थी कि दो, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक जो शाखाएं जिस बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है, वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। जैसे ये आकर यहां से मिल रही है, ये यहां से मिलती हुई जा रही है, यहां से जा रही है, कितनी होगी, तीन, ये हो गई हमारे पास शाखा। इन शाखाओं के अंदर धारा का मान कैसा रहता है, नियत। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो इसमें धारा जो प्रवाहित होगी वो धारा का मान कैसा रहेगा, नियत। वो नियत मैंने इस परिपथ के अंदर कितनी बता रखी है, I1 बता रखी है। कितनी बता रखी है बेटा, I1। इसी तरीके से इस पूरी शाखा के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2। तो यहां से लेके यहां तक की इसमें धारा कितनी होगी, I2 नियत रहेगी। इसी तरीके से यहां से A से C तक पे, A से C तक की कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नियत, उसे बोलेंगे बेटा शाखा। और एक बंद, इन अवयवों को एक बंद लूप या परिपथ के रूप में क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं, तो उसे लूप या क्या कहेंगे अपन, पास कहेंगे। ये तीन परिभाषाएं हैं, तीन परिभाषाओं के आधार पर अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास टॉपिक आता है किरचॉफ या किरचॉफ का नियम। किरचॉफ या किरचॉफ का नियम। किरचॉफ या किरचॉफ का नियम। देखिए यहां हमारे पास किरचॉफ या किरचॉफ का नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बहुत सारे क्या है, जटिल परिपथ है। उन जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ के नियम की क्या होगी बेटा, आवश्यकता हुई। जटिल परिपथ का मतलब है कि किसी परिपथ के अंदर बहुत सारे क्या जुड़े हुए हों, अवयव जुड़े हुए हों, और बहुत सारे जब अवयव जुड़े होंगे तो उनको हल करने में अपन को क्या होगी, समस्या होगी। इस समस्या को दूर करने के लिए किरचॉफ ने क्या दिए थे, दो नियम प्रतिपादित किए थे। किरचॉफ ने कितने नियम प्रतिपादित किए बेटा, दो। कौन कौन से, किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे संधि का नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संधि का नियम। और दूसरा है हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम, उसे बोलेंगे वोल्टता का नियम। तो यहां पर देखिए किरचॉफ का नियम। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, जटिल परिपथों के लिए, परिपथों के लिए किरचॉफ या किरचॉफ दो नियम प्रतिपादित किए, प्रतिपादित किए। जिसमें पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे बोलेंगे संधि का नियम। दूसरा है हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम, या हम कह सकते हैं उसे वोल्टता का नियम।
संधि का प्रथम वो किरचॉफ का प्रथम नियम या वोल्टता का नियम दूसरा नियम है, उस नियम को किस तरीके से अपन क्या करेंगे समझेंगे देखना है। पहला है हमारे पास किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। देखिए इस नियम के अनुसार जो परिभाषा क्या है हमारे पास, देखिए ये कोई परिपथ दे दिया हमने, इस परिपथ में जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कितना है R1 है, ये दूसरा प्रतिरोध कितना है R2 है, ये तीसरा प्रतिरोध है वो कितना है R3 है, ये चौथा कितना हो गया R4, ये हो गया R5। इन जो इसे बोलेंगे हम हमारे पास ये क्या हो गए संधि, और ये क्या है हमारे पास शाखा। मान लीजिए इस R1 जो प्रतिरोध है उस R1 प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I, ये संधि से कितनी जा रही है I2, ये भी संधि से कितनी जा रही है I3, ये संधि की ओर कितनी आ रही है I4, ये भी संधि की ओर कितनी आ रही है, ये I3 हो जाएगा, ये कितना हो गया I2, ये कितनी होगी R5, ये कितना हो गया मेरे पास R4। ठीक, इन्हें बोलेंगे क्या, इसे तो बोलेंगे क्या बोलेंगे संधि, और इसे क्या बोलेंगे बेटा शाखा। तो इस नियम के अनुसार संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान यदि कितना हो जाए शून्य हो जाए, मैं यूं कह सकता हूं समेशन I का मान कितना हो जाए 0 हो जाए, तो समेशन I का मान यदि 0 हो जाए तो वो क्या कहलाता है संधि का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान यदि कितना हो जाए 0 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे संधि का नियम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा संधि का नियम कहेंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। अर्थात समेशन I बराबर कितना हो गया 0, समेशन I बराबर कितना हो गया 0। दोबारा देख लीजिए, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का
बीजगणितीय योग का मान यदि कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम कहलाता है। अब इस जो परिपथ दे रखा है उस परिपथ में बीजगणितीय योग का मान कितना हो गया, इसी परिपथ के अनुसार अपने पास दूसरी परिभाषाओं निकल के आ गई। वो परिभाषा क्या है, देखिए माना किसी परिपथ में कैपिटल R1, R2, R3, R4, R5 प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5। तो हमारे पास यह संधि क्या मान लेंगे अपन O, तो संधि O पर परिभाषा पढ़े थे कि किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान कैसा होता है, शून्य होता है। एक बात और ध्यान रखना है इसमें, नोट डलवा के भी बाद में लिखाएंगे, यदि संधि की ओर कोई धारा आ रही है उसे वो लिखेंगे पॉजिटिव, और संधि से दूर जा रही है उसे लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, संधि की ओर आ रही है धारा उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, संधि से दूर जा रही है वो क्या होगी, नेगेटिव। इस परिपथ के अंदर देखिए जो I1 जो धारा है वो I1 धारा किधर जा रही है, संधि की ओर जा रही है, और संधि की ओर जा रही है तो वो धारा कैसी होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो I1 कैसी होगी, पॉजिटिव, यहाँ लिख दिया मैंने I2। I2 देखिए ये I2 है, संधि से क्या कर रही है, संधि से जा रही है दूर, संधि से दूर जा रही है तो I2 धारा कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो I2 की जगह कितना लिखा, माइनस। I3 देखिए ये किधर आ रही है, संधि की ओर आ रही है, और संधि की ओर आ रही है तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास कितना हो गया, प्लस का कितना हो गया, I3। I4 में देखिए ये भी किधर आ रही है, संधि की ओर आ रही है, और संधि की ओर आ रही है तो उसमें कितनी होगी, I4। और I5 में क्या है, संधि से ये धारा किधर जा रही है, बाहर जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का I5 बराबर 0। यही मैंने बताया है किरचॉफ का प्रथम नियम में कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में अपन लिख सकते हैं, प्लस प्लस की एक साथ ले लेते हैं, माइनस माइनस को एक साथ, अर्थात I1 प्लस I3 प्लस I4 इनको मैंने एक साथ ले लिया बराबर, इसका मैंने पक्षांतर कर दिया, I2 प्लस कितना हो गया, I5। यहाँ देखिए I1 I3 I4, I1 I3 और I4 किधर आ रही है, संधि की ओर। तो ये तो हमारे पास संधि की ओर आने वाली समस्त धारा है, ये तो होगी संधि की ओर आने वाली, समस्त धारा। और I2 और I5 क्या है, संधि से दूर जाने वाली।
एक नई परिभाषा इसकी बन के आ रही है किरचॉफ के प्रथम नियम से कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान कैसा होता है, बराबर होता है। क्या कहलाता है? किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। तो नई परिभाषा दोबारा देखिए। अर्थात संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है संधि का नियम कहलाता है। संधि का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। संधि का क्या कहलाता है बेटा? नियम कहलाता। दोबारा देख लीजिए इस पाठ को। यहाँ पर किरचॉफ का जो नियम है, पहले अपन ने संधि पढ़ी थी। संधि के अंदर क्या पढ़ा था? किसी विद्युत परिपथ के अंदर 3 या 3 से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती है वो क्या कहलाती है बेटा? संधि कहलाती है। और शाखा पढ़ी थी किसी विद्युत परिपथ के अंदर किसी अवयव में यदि धारा का मान कैसा रहे, नियत रहे, तो उसे बोलेंगे अपन शाखा कहेंगे। और लूप या पास क्या होता है? किसी बंद परिपथ के अंदर कोई अवयव जोड़ देंगे और परिपथ को कैसे कर देंगे? बंद कर देंगे, तो उसे पास या लूप कहेंगे। इसके आधार पर अपन ने किरचॉफ का नियम पढ़े थे। और किरचॉफ के नियम की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि बहुत सारे जो जटिल परिपथ है, उन जटिल परिपथ को अपन को क्या करना है? हल करना है। और हल करने के लिए किरचॉफ के नियम की क्या पड़ी थी? आवश्यकता पड़ी थी। तो उस किरचॉफ के नियम में प्रथम नियम पढ़ रहे हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ के अंदर संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान कितना होता है? 0 होता है। अर्थात समेशन I बराबर कितना होगा? 0। वो क्या कहलाता है हमारे पास? किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। ये हमने एक परिपथ लिया था। उस परिपथ के अंदर इसके परिपथ के आधार पर एक दूसरी परिभाषा आई, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग व संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान कितना होता है? बराबर होता है। क्या कहलाता है बेटा? किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम कहलाता है। मैं एक नोट डलवा रहा हूं, ऊपर मैंने लिख रखा है। वो नोट हमको क्या होगी? नोट की आवश्यकता होगी। जब भी अपन कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें नोट की आवश्यकता होगी। तो नोट डाल के देखिए। संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं को धनात्मक
तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ऋणात्मक लिया जाता है। ये चीज अपन को क्या करना है, जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि कल अपन न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल के अंदर ये जो टॉपिक है वो टॉपिक हमको क्या होगा, काम आएगा। धन्यवाद।